गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है कॉटन का पार्ट 3, मतलब कपास का पार्ट 3, और उसमें अपन पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण। क्या है खरपतवार नियंत्रण? तो इसमें देखिए कि कपास में खरपतवार नियंत्रण हेतु क्या है, कपास में खरपतवार के नियंत्रण हेतु 1 से 1.5 kg क्या है 1 से 1.5 kg बेसाल्न की मात्रा काम में ली जाती है। क्या है, कपास में खरपतवार नियंत्रण हेतु 1 से 1.5 kg बेसाल्न की मात्रा काम में ली जाती है। और इसकी बात करें कि मुख्य इसका शाकनाशी कौन सा होता है, तो देखो मुख्य शाकनाशी होता है इसका डाईयूरान। कौन सा होता है? डाईयूरान। डाईयूरान इसका मुख्य शाकनाशी होता है। और इसकी 1 kg मात्रा क्या है, और इसकी 1 kg मात्रा बुआई के बाद व अंकुरण से पहले, इसकी 1 kg मात्रा है जो बुआई के बाद व अंकुरण से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से काम में ली जाती है। अब देखो नोट डाल के आपको एक लाइन लिखनी है ये वाली, और ये चीज़ मैंने आपके खरपतवार वाला चैप्टर था वहाँ पे भी लिखवाई है चीज़ मुख्य तथ्यों में। तो देखो इसमें यहाँ पे कपास की फसल क्या है, कपास की फसल 2,4-D के प्रति, 2,4-D का पूरा नाम क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एक प्रकार का शाकनाशी भी है, तो क्या है पादप हार्मोन्स भी होता है। तो देखो यहाँ पे कपास की फसल 2,4-D के प्रति संवेदनशील होती है। क्या होती है? संवेदनशील होती है। मतलब संवेदनशील का मतलब होता है अगर कपास की फसल में 2,4-D का अपन प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर ये नेगेटिव इफेक्ट दर्शाएगा। क्या करेगा? नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, मतलब कपास की फसल को नष्ट करने का काम करता है। तो देखो इसका प्रयोग कपास में करने पर कपास के पत्ते गुद्देनुमा होकर, मतलब गुद्देनुमा होकर अंगुली के समान हो जाते हैं। कैसे होते हैं? कपास के पत्ते गुद्देनुमा होकर अंगुली के समान हो जाते हैं। अब बात करें रोगों की, बात करें किसकी? रोग की। तो रोग में पहला रोग आता है अपने उकटा रोग। कौन सा है? उकटा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक कवक से होता है। किससे होता है? फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक कवक से होता है। इससे ग्रसित पौधे की पत्तियाँ क्या है, इससे ग्रसित पौधे की पत्तियाँ व तना पीला पड़ जाता है। कैसा होता है? पीला पड़ जाता है। इसके नियंत्रण हेतु क्या है, इसके नियंत्रण हेतु बीजों को बाविस्टिन से उपचारित करके बोना चाहिए। क्या है, किससे उपचारित करते हैं? बाविस्टिन से उपचारित करके बोना चाहिए। एवं रोगरोधी किस्मों को लगाना चाहिए। दूसरा रोग होता है अपने ब्लैक आर्म रोग। कौन सा है? ब्लैक आर्म रोग। देखो यह रोग ज़ैंथोमोनास क्या है, ज़ैंथोमोनास मालवीसीरम, यह रोग ज़ैंथोमोनास मालवीसीरम नामक जीवाणु द्वारा होता है। किसके? अब ये तो किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। और उठा किसके द्वारा हो रहा है? कवक के द्वारा। ठीक है, इससे ग्रसित पौधे में बनने वाला डोडा काले व भूरे रंग का हो जाता है। कैसा होता है? काले व भूरे रंग का हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु क्या काम लेते हैं? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। क्या काम लेते हैं? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। क्योंकि ये किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु के द्वारा। और जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए अपन क्या काम लेते हैं? हर बार आपको ये लिखवा रखा है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। क्या काम लेते हैं? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन काम में ली जाती है। अब बात करें तनागलन रोग। कौन सा है अगला रोग? तनागलन रोग। तो तनागलन रोग में देखो यह रोग राइजोक्टिनिया बटाटिकोला नामक जीवाणु द्वारा होता है। राइजोक्टिनिया बटाटिकोला नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग छोटी अवस्था में होता है। जब कपास का पौधा क्या होता है? छोटा होता है ना, तब यह रोग होता है। इसके नियंत्रण हेतु उचित जल निकास क्या है, उचित जल निकास और उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। अब आता है अपने कार्य की विकार, और ये मेन इंपॉर्टेंट ये कार्य की विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें पहला रोग देखो लाल पत्ती रोग। यह रोग कपास की फसल में नाइट्रोजन की कमी का कारण होता है। किसकी कमी का कारण होता है?
नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। अगला रोग है तीरक रोग। तीरक रोग, ये देखो, इससे ग्रसित पौधे का डोडा, इससे ग्रसित पौधे का डोडा पूर्ण रूप से खिल नहीं पाता, मतलब पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता। ठीक है, इस रोग को बेड बॉल ओपनिंग के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? बेड बॉल ओपनिंग, बेड बॉल ओपनिंग के नाम से जाना जाता है। यह रोग नाइट्रोजन व पानी, यह रोग नाइट्रोजन व पानी की कमी के कारण होता है। कौन सा? तीरक रोग। ठीक है, और इसे बेड बॉल ओपनिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जो फूल होता है वो पर्याप्त मात्रा में या पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता या खिल नहीं पाता, वो होता है तीरक रोग। अगला रोग है कपास का छोटी पत्ती रोग। कपास का छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, इसको बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ कॉटन। देखो, यह जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? यह जिंक की कमी से होता है। अगर अब नोट डाल के एक लाइन लिखवा रखिए आपको, केविटोमा। क्या होता है ये? केविटोमा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट करना इसको। केविटोमा क्या होता है? देखो, कपास के डोडी व बीज को, कपास के डोडी व बीज को पक्षियों के द्वारा खराब कर दिया जाता है। कपास के डोडे व बीज को पक्षियों के द्वारा खराब कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? केविटोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? केविटोमा कहते हैं। अगला कीट अब कपास की गुलाबी सुंडी। कौन सा कीट है? कपास की गुलाबी सुंडी कीट। ठीक है, देखो, यह पैक्टिनोफोरा, यह पैक्टिनोफोरा गोसिफोगा, यह पैक्टिनोफोरा गोसिफोगा के द्वारा होता है। मतलब जो गुलाबी सुंडी उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैक्टिनोफोरा गोसिफोगा। ठीक है, अब देखो, यह कीट पौधे की वृद्धि के समय, यह कीट पौधे की वृद्धि के समय नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण हेतु बीजों को, इसके नियंत्रण हेतु बीजों को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, क्या है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कुछ समय के लिए रखना चाहिए तथा इसके अलावा इसके छाया में सुखाकर क्या कर देनी चाहिए? बुआई कर देनी चाहिए। और मुख्य रूप से कौन सी किस्म उगानी चाहिए? H777। कौन सी किस्म उगानी चाहिए? H777 किस्म को आसान उगाना चाहिए जिसमें ये कीट नहीं लगता। अगले कीट कौन सा है? अमेरिकन सुंडी। अगला कीट कौन सा है? अमेरिकन सुंडी। इसका साइंटिफिक नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा अमेरिकन सुंडी का साइंटिफिक नाम होता है। देखो, इसके नियंत्रण हेतु खेत में प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच एक प्रकार क्या होती है? जैसे मान लो अपना खेत होता है, खेत में अपन ने एक बांस खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? बांस खड़ा कर दिया। ठीक है, और बांस खड़ा करके अपन ने ये बांस खड़ा कर दिया और यहाँ पे इसके अपन ने क्या जला दी? लाइट। क्या जला दी? लाइट जला दी। ठीक है, अब लाइट जलाएगी तो हमेशा कीटों की क्या विशेषता होती है? लाइट के पास आते हैं। क्या करते हैं? लाइट के पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? इस पे ऊपर मोम चिपका देते हैं। क्या चिपका देते हैं? मोम। और यहाँ पे या तो एक बर्तन में पानी भर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पानी भर दिया जाता है। या इसी प्रकाश प्रपंच के साथ में एक जाल बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जाल बांध दिया जाता है, जिसमें जो कीट है वो आकर क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है अपने धब्बेदार सुंडी। क्या आता है? धब्बेदार सुंडी। इसका साइंटिफिक नाम होता है एरियान इंसुलेना। एरियान इंसुलेना। देखो, इसके नियंत्रण हेतु भी प्रकाश प्रपंच और फिलामेंट ट्रैप काम में लेते हैं। फिलामेंट ट्रैप, और फिलामेंट ट्रैप में वही चीज़ अभी प्रकाश प्रपंच जैसे होता है, लेकिन इसमें चारों तरफ क्या चिपका देते हैं? मोम। क्या चिपका देते हैं? मोम। ठीक है, तो मोम से जैसे कीट चिपकेगा तुरंत क्या हो जाएगा? मतलब उड़ नहीं पाएगा। फिर है इसके अलावा 0.1%, इसके अलावा 0.1% साइपरमेथानिन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब अगला कीट है सफ़ेद मक्खी कीट। कौन सा कीट है? सफ़ेद मक्खी कीट। इसके नियंत्रण हेतु 0.2% मेटासिस्टोक्स, क्या है? 0.2% मेटासिस्टोक्स या डाइमिथोएट का छिड़काव करना चाहिए। अब यहाँ पे भी इस चीज़ को नोट डाल के लाइन लिखना, इसको भी नोट करना, नोट डाल के लाइन लिखना इस चीज़ को कि
जिनिंग या ओटाई प्रतिशत, जिनिंग या ओटाई प्रतिशत। आपको पहले लिखा रख रहा है कि कपास में जिनिंग परसेंट निकाली जाती है, जिनिंग की क्रिया की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिनिंग या ओटाई, कपास के रेशे को बीज से अलग करना, क्या है, कपास के रेशे को बीज से अलग करना क्या कहलाता है, जिनिंग या ओटाई प्रतिशत कहलाता है, जिनिंग या ओटाई प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। अब कपास की जिनिंग परसेंट कितनी होती है, 33%। कितनी होती है, 33% कपास की जिनिंग परसेंट होती है। फिर है कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है, 170 kg होता है। कितना होता है, 170 kg होता है। जबकि जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है, 180 kg, 180 kg। कई जगह आपको 178 भी मिल जाएगा, और पहले आपको क्या करना है, 178 वाला करना है, ठीक है। फिर है उपज, क्या है, उपज। उपज में देखो देसी कपास की उपज होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देसी कपास। फिर है अमेरिकन कपास में देखो 20 से 25 क्विंटल। बस संकर कपास की होती है 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। फिर है कि भारत में, ये देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी, ठीक है। तो देखो भारत में सर्वाधिक कीटनाशी कपास की फसल में काम में लिए जाते हैं। क्या है, कपास की फसल में कीटनाशी काम में लिए जाते हैं, क्योंकि फसलों में सबसे ज़्यादा कीट लगते हैं वो किस में लगते हैं, कपास में। फिर है कपास की परिपक्वता की जांच किसके द्वारा की जाती है, एरोमीटर के द्वारा। किसके की जाती है, एरोमीटर के द्वारा कपास की परिपक्वता की जाँच की जाती है। फिर है कपास के रेशे की मोटाई, कपास के रेशे की मोटाई किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, माइक्रोनेयर के द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, माइक्रोनेयर के द्वारा कपास के रेशे की मोटाई ज्ञात की जाती है। अब आता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। फिर है यहीं पे ये पॉइंट भी देखना, अंडरलाइन करना इनको भी, दोनों पॉइंट को ये भी अंडरलाइन करना कि कपास तकनीकी अनुसंधान संस्थान, कपास तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। कपास तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। और केंद्रीय कपास समिति कब गठित हुई थी, 1921 में। कब हुई थी, 1921 में, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसके आगे कल पढ़ेंगे अपन अगली क्रॉप सनई। कौन सी पढ़ेंगे, सनई वाला पार्ट कल पढ़ेंगे।